हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। भाभी, मैं बाजार जा रही हूँ। आप यह सारे बर्तन धो देना और रात का खाना भी बनाकर रख देना। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, उनको भी निकाल लेना। सुहासिनी अपनी भाभी को ऑर्डर देकर जा रही थी तो उसकी भाभी मधु ने जोर से चिल्लाकर कहा, आप मुझे कब तक नौकरानी समझती रहोगी दीदी? भाभी भाभी कहकर सारे काम करवा लेती हो और फिर कहती हो कि मैं काम करके थक गई। सुहासिनी ने मधु से कहा, तो तुम क्या सोचती हो कि मेरे यहाँ रहकर मुफ्त में खाओगी? यह सुनकर मधु दंग रह गई और तुरंत बोली, तो आपको मुबारक हो अपना घर और अपने घर का खाना। मैं जा रही हूँ। यह सुनते ही सुहासिनी के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने भाई विजय को फोन किया तो विजय ने उसे कुछ ऐसा कहा कि सुहासिनी के पैरों तले जमीन निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुहासिनी दरवाजे पर खड़ी अपने भाई और भाभी का स्वागत कर रही थी और खुश होकर उनकी आरती उतार रही थी। मधु आज ही विजय के साथ शादी करके ससुराल आई थी, लेकिन इस ससुराल में ननद के अलावा कोई नहीं था। सुहासिनी ने खुद अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढा था और मधु को पसंद किया था। मधु एक पढ़ी लिखी लड़की थी और अपने ही घर पर बच्चों को कोचिंग दिया करती थी। विजय भी कंपनी में सुपरवाइजर था। विजय के माता पिता जल्दी ही दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो गए थे। उस समय विजय की उम्र 16 साल की थी और सुहासिनी ने ही अपने भाई को सहारा दिया था, क्योंकि सुहासिनी की उस समय शादी हो चुकी थी और उसने विजय को अपने पास रखा था। लेकिन पिताजी की छोड़ी हुई संपत्ति से विजय पढ़ लिखकर कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा था। विजय अपनी बहन को बहुत मानता था और उसे अपने माता पिता की जगह सम्मान देता था। शादी से पहले वह सुहासिनी के साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद उसने अपनी बहन से कह दिया कि अब वह पत्नी के साथ माता पिता के घर में ही रहेगा, क्योंकि अब वहां और ज्यादा अपनी बहन के ऊपर बोझ नहीं बन सकता। सुहासिनी का घर पास में ही था और वह हर तीसरे चौथे दिन अपने भाई के घर आ जाती थी। उस दिन मधु पूरा दिन अपनी ननद की खातिरदारी करती थी और वह आराम से बैठकर भाभी से सेवा करवाती थी। सुहासिनी अपने भाई से उम्र में काफी बड़ी थी, इसीलिए मधु उसकी बहुत इज्जत करती थी। इसीलिए किसी काम के लिए उफ तक नहीं करती थी। विजय अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन अपने छोटे से शहर में उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। तब मधु ने उसे सलाह दी कि आप दूसरे शहर में जाकर ट्राई क्यों नहीं करते? जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी वही आ जाऊंगी, लेकिन आपको दूसरे शहर में कोशिश करनी चाहिए। विजय बड़े शहरों में नौकरी की कोशिश करने लगा और बार बार इंटरव्यू देने के बाद जाने लगा, तो उसे समय मधु को सुहासिनी के घर रहना पड़ता था। मधु के घर आने पर अपने घर का सारा काम उस पर छोड़ देती थी और आराम से बैठ जाती थी। जब भी विजय आ जाता था तो कहती थी कि दीदी आपको मधु की देखभाल करनी पड़ती है, तो उसको सुहासिनी हंसकर कहती थी, अरे तो क्या हुआ, तुम दोनों तो मेरे लिए बच्चे जैसे हो। तेरा जीवन संवर जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम चिंता मुक्त होकर जाया कर और मधु को मेरे यहाँ छोड़ दिया कर। एक दिन ऐसा आया जब विजय की नौकरी लग गई तो विजय ने कहा कि दीदी अभी तो मुझे जाकर रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, इसीलिए अभी मधु को नहीं ले जा सकता। कुछ दिन के लिए आप मधु को रख लीजिए, जब इंतजाम हो जाएगा तो मैं इसको लाकर ले आऊंगा। सुहासिनी भी खुशी खुशी तैयार हो गई और विजय मधु को सुहासिनी के घर छोड़कर चला गया। विजय के जाते ही सुहासिनी ने मधु को अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह मधु को विजय के सामने बेटा कहकर पुकारती थी,
लेकिन अब उसे पता था कि विजय जल्दी से आने वाला नहीं है, तो उसने मधु का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सुबह उठते ही मधु को सफाई के काम में लगा देती थी और मधु भी खुशी से सफाई करती थी। फिर उसके बाद मधु नाश्ते की तैयारी करने लगती थी। शुरू शुरू में सुहासिनी रसोई में आकर थोड़ा सा काम कर देती थी, लेकिन फिर उसने पूरा काम ही करना छोड़ दिया। अब मधु पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वह अपनी नंदोई का टिफिन लगाती थी और फिर नंद के दोनों बच्चों के स्कूल के लिए भी टिफिन पैक करती थी। अब मधु को थकान रहने लगी थी, लेकिन सुहासिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अधिकतर सुहासिनी नाश्ते के बाद घूमने निकल जाती थी और मधु से कहती थी कि मुझे जरूरी काम है। एक दिन सुहासिनी ने मधु से कहा कि मधु, तुमने अपने जेवर कहाँ रखे हैं? तो मधु ने कहा कि मेरे जेवर तो अलमारी में घर में बंद है। इस पर सुहासिनी ने कहा कि तुम पागल हो क्या? तुमने जेवर बंद घर में छोड़ दिए। लॉकर सबके सब मुझे दे दो, मैं उनको संभाल कर रख दूंगी। मधु को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने भी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सारे जेवर सुहासिनी के पास रखवा दिए। अब तो सुहासिनी उस पर और भी हुक्म चलाने लगी। एक गिलास पानी लेना भी सुहासिनी ने बंद कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने मधु को रखा हुआ खाना देना शुरू कर दिया और कहा कि मधु, तुम यह खाना खत्म कर लिया करो, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं दे सकती। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे और मैं तो थोड़ा सा ही खाती हूँ, फिर भी यही बच जाता है, तो तुम खा लिया करो। मधु ने भी इस स्थिति से बचने के लिए अपनी ननद से कहा कि दीदी, मैं बच्चों को कोचिंग देने का काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले घर पर कोचिंग चलाती थी। तो सुहासिनी ने उस पर चिल्लाकर कहा, जब तक विजय नहीं आ जाता तब तक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह सोचेगा कि मैं उसकी बीवी की कमाई खा रही हूँ। मधु ने सोचा कि मैं विजय से खुद ही परमिशन ले लेती हूँ और फिर उसने रात को विजय को फोन किया और पूछा कि क्या मैं अपने घर जाकर सुबह से शाम तक बच्चों को कोचिंग दे सकती हूँ? आप नहीं हो तो वह घर बड़ा है, इससे वहाँ सफाई भी हो जाया करेगी। विजय ने कहा कि ठीक है, इससे तुम्हारा मन भी लग जाया करेगा। विजय ने सुहासिनी से कहा कि दीदी, मधु बोर हो जाती है। अगर यह कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहती है तो आप इसको करने दो। इसके लिए यह रोज घर चली जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी, और अभी तो मुझे इंतजाम करने के लिए 2-3 महीने लगेंगे। यह सुनकर सुहासिनी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह तो चाहती ही नहीं थी मधु उसके घर से कहीं जाए। मधु अगले दिन जो सुबह घर का काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए चली, तो सुहासिनी से कहा कि दीदी, मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। तो सुहासिनी ने गुस्से में कहा, तुम तो वहां जाकर बैठ जाओगी। तुम्हें पता भी है कि पूरे दिन भर कितने सारे काम होते हैं। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब उनको खाना भी खिलाना होता है। मधु ने कहा कि दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब यह काम आप कर लेना, और फिर बच्चे तो माँ के हाथ से ही खाना पसंद करते हैं। कहकर मधु घर से चली गई तो सुहासिनी के दिल पर सांप लौटने लगे और उसे मधु पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे तो मधु का जाना बहुत बुरा लग रहा था। अब वह रोज मधु को रोकने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रही थी। कभी वह उसके आगे कपड़ों का ढेर लगा देती थी और कभी कहती थी कि मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनके लिए खाना बनाना है। मधु ने घर पर कोचिंग का बोर्ड बनवाकर लगा दिया था और अब कोचिंग के लिए फोन करके लोग पूछने भी लगे थे। मधु सुबह 5 बजे उठती और सारा काम कर देती थी, लेकिन फिर भी सुहासिनी को सब्र नहीं होता था। उसने एक दिन मधु से गुस्से में कहा, मधु भाभी, ऐसी भी क्या जल्दी थी तुम्हें कि तुमसे विजय के आने का भी इंतजार नहीं हो रहा है? अभी तो तुम्हारे पास ज्यादा बच्चे पढ़ने भी नहीं आते हैं और तुम पूरा दिन वहीं बैठी रहती हो।
मधु ने सुहासिनी से कहा, दीदी कोचिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को खराब नहीं होने दे सकती। अगर मैं रोज घर में बैठकर घर के काम करती रही तो सब भूल जाऊंगी। सुहासिनी उस पर गुस्से में बोली, तो क्या हमने पढ़ाई लिखाई को खराब किया है? तुम कहना क्या चाहती हो? मधु ने कहा कि आपने पढ़ाई लिखाई को खराब नहीं किया, बल्कि अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल ही नहीं किया। यह सुनकर सुहासिनी बुरी तरह से तिलमिला गई और बोली, मुझे तुम मत सिखाओ कि मैंने क्या किया है। जब तक विजय नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। विजय से फ़ोन करके मैं बात कर लूँगी। मधु को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कह दिया कि दीदी आप मेरी सास नहीं हो तो मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। यह सुनकर सुहासिनी ने मधु को जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में यहाँ रखा हुआ है और तुम तो मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। सुहासिनी ने तुरंत विजय को फ़ोन लगाया और कहा, विजय मैंने मधु को बहुत समझाया लेकिन मधु पूरा दिन वहाँ अकेले रहना चाहती है। जरा इससे पूछो कि वह अकेले सारा दिन वहाँ क्या करती है। यह सुनकर तो मधु का खून खोल गया। उसने फ़ोन छीन कर विजय से बात की तो विजय ने कहा, मधु दीदी नहीं चाहती है कि तुम उनके घर से कहीं जाओ तो फिर तुमसे भी क्यों कर रही हो? वह हमसे बड़ी हैं तो हमें उनकी बात का सम्मान रखना चाहिए। मधु ने विजय से गुस्से में कहा, विजय मैं दीदी का बहुत सम्मान करती हूँ लेकिन वह हिटलर बनने की कोशिश कर रही हैं और मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह कोई काम नहीं करती हैं, सारे काम मुझसे करवाती हैं जबकि घर उन्हीं का है। विजय काफ़ी देर तक प्यार से मधु को समझाता रहा तो मधु शांत हो गई। सुहासिनी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। जब पता है कि इसकी एक नहीं चलने वाली तो जिद करती ही क्यों है। अगले दिन सुहासिनी ने अपनी देवरानी को घर पर खाने के लिए बुला लिया और मधु को तरह तरह के पकवान बनाने का आदेश दे दिया। सुहासिनी के पति ने कहा कि सुहासिनी तुम पूरा काम मधु पर छोड़ देती हो और यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है। तो सुहासिनी ने अपने पति पर नाराज़ होकर कहा कि उसके लिए ससुराल के नाम पर मैं ही हूँ और मेरे लिए करने में भी उसका मुंह बन जाता है। अगर लंबा चौड़ा परिवार होता तो क्या करती। सुहासिनी की यही बातें मधु ने सुन ली थी लेकिन वह मन ही मन अपने को दिलासा दे रही थी कि अगले महीने विजय वापस आ जाएगा और मैं उसके साथ चली जाऊंगी। यह सब कुछ मैं विजय के सम्मान के लिए कर रही हूँ, नहीं तो दीदी आप इसके लायक नहीं हो। उस दिन जब सुहासिनी के देवर देवरानी घर आए तो मधु से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। रसोई में सारा काम मधु को करते देखकर देवरानी ने कहा, दीदी आपकी नौकरानी कहाँ गई? आपके घर में तो नौकरानी काम करती थी। यह बात सुनकर सुहासिनी सकपका गई। तुरंत ही उसकी देवरानी ने कहा, दीदी आपकी भाभी मधु तो इतनी पढ़ी लिखी है, आप कहाँ से रसोई में बर्तन धुलवा रही हो? अरे मधु भाभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करती हो? आपने तो बीएड किया है, आपको कहीं भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। मधु ने तुरंत उसको जवाब दिया, मैं बस विजय के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। उनके आने के बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे कोचिंग पढ़ाने का शौक है और वही करूँगी। सुहासिनी मधु की बात सुनकर बड़बड़ाई। बोल तो ऐसे रही है जैसे पूरी दुनिया में एक यही पढ़ी लिखी है और बाकी सारे अनपढ़ हैं। उधर जब से मधु को ये पता चला कि पहले सुहासिनी के घर नौकरानी थी तो उसे और भी गुस्सा आने लगा। एक दिन सुहासिनी ने कहा कि वह किटी पार्टी में जा रही है, बच्चे स्कूल से आ जाएं तो खाना खिला देना। मधु सोचने लगी थी यह कैसी है, अपने बच्चों को छोड़कर किटी पार्टी में चल देती है। अपने बच्चों के खाने पीने से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है।
मधु ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और चाबी लेकर अपने घर चली गई। वहाँ उसने घर की सफाई की और सुकून से बैठी रही। बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही सुहासिनी घर आ गई, लेकिन जब उसने घर पर ताला लगा देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत विजय को फ़ोन करके कहा कि विजय, तुम्हारी पत्नी इधर उधर घूमती फिरती है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई है, लेकिन मेरे घर पर ताला लगा है। तुम्हारी बीवी के पर निकल रही हैं। कहीं इसका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब तुम ही अपनी बीवी को संभालो। विजय ने अपनी बहन से कहा, दीदी मैं उसको अभी फ़ोन करता हूँ। लेकिन आपने उसको फ़ोन क्यों नहीं किया? तो सुहासिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बीवी मेरा फ़ोन उठाती ही कहाँ है। मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और वह घर पर ही नहीं है। वह तो अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई, वरना मेरे बच्चे तो सड़क पर बैठे रहते। विजय ने तुरंत मधु को फ़ोन किया तो मधु घर पर ताला लगाकर बस निकल ही रही थी। उसने फ़ोन उठाया तो विजय उस पर नाराज़ होने लगा और बोला, मधु तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और तुम घर पर मौजूद नहीं थी। वह तो अच्छा हुआ कि दीदी आ गई। सच बताओ तुम कहाँ गई थी? इस बात पर मधु बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोली, विजय मैं अपने घर की सफाई करने आई थी और ताला लगाकर निकल रही थी कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। तुमने मुझे तो पूछ लिया, लेकिन अपनी बहन से पूछो कि वह कहाँ गई थी। तुम्हारी बहन रोज़ सारा काम मुझ पर छोड़कर बाहर निकल जाती है और मैं मज़दूरों की तरह इनका घर संभालती रहती हूँ। ऊपर से तुम मुझ पर शक कर रही हो। मुझे पता है ये भी तुम्हारी बहन नहीं कहा होगा। अभी बच्चों के आने का टाइम हुआ नहीं है और मैं उससे पहले ही घर जा रही थी। विजय से बात करते हुए मधु घर के करीब आ गई और उसने आते ही चाबी से घर का ताला खोला। बाहर बैठी सुहासिनी उसे गुस्से से देख रही थी। सुहासिनी अंदर आते ही बोली, मेरे घर से जाते ही तुम्हें आवारागर्दी करने का मौका मिल जाता है। मैं विजय से तुम्हारी शिकायत कर दी है और अब वही आकर तुम्हें सबक सिखाएगा। सुहासिनी के शब्दों ने मधु को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जाने किस मजबूरी ने अब तक मधु को रोक रखा था। उधर विजय भी अंदर ही अंदर परेशान था, क्योंकि वह खुद पर अपनी बहन का एहसान महसूस करता था, लेकिन पत्नी पर भी शक नहीं कर सकता था। सुहासिनी अंदर जाकर लेट गई और सो गई। जैसे ही उसके बच्चे स्कूल से आए तो मधु को ही उनको देखना पड़ा। मधु मन में सोचने लगी कि कैसी बेपरवाह माँ है। कहा तो यह अपने भाई को फ़ोन करके मेरी शिकायत कर रही थी और अब ये घोड़े बेचकर सो रही है। शाम के समय सुहासिनी उठी और मधु से बोली, मैं बाजार जा रही हूँ। तुम यह सारे बर्तन धो देना और रात का खाना भी बनाकर रख देना। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, उनको भी निकाल लेना। सुहासिनी अपनी भाभी मधु को ऑर्डर देके जाने लगी तो उसकी भाभी मधु ने भी ज़ोर से चिल्लाकर कहा, आप मुझे कब तक नौकरानी समझती रहोगी दीदी? अब बहुत हो गया। भाभी भाभी कहकर सारे काम करवा लेती हो और फिर कहती हो कि मैं काम करके थक गई। अरे आप कुछ करती ही कहाँ हो? अपने बच्चों को खाना तक नहीं देती हो। सुहासिनी ने मधु से कहा, तो तुम क्या सोचती हो कि मेरे यहाँ रहकर मुफ्त में खाओगी? यह सुनकर मधु दंग रह गई और तुरंत बोली, तो आपको मुबारक हो अपना घर और अपने घर का खाना। मैं जा रही हूँ। अब मैं अकेले ही रह लूँगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगी। आपका एहसान में दबकर मैं भूखी नहीं मरना चाहती। यह सुनते ही सुहासिनी के होश उड़ गए। उसने मन में सोचा कि अगर यह चली गई तो घर का काम कौन करेगा। उसने तुरंत अपने भाई विजय को फ़ोन किया। विजय, तुम्हारी बीवी इतने बड़े घर में अकेली रहना चाहती है और यहाँ से जा रही है। यहाँ की 2 रोटी इसको अच्छी नहीं लग रही है। हम तो कोई कमी भी नहीं रखते, लेकिन फिर भी यहाँ हमसे रोज़ लड़ती रहती है और आज जा रही है। तू ही इसको रोक ले। अकेली रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन यह सारी बात सुनकर विजय ने सुहासिनी से कुछ ऐसा कहा कि सुहासिनी के पैरों तले जमीन निकल गई। सुहासिनी ने गर्दन घुमाकर देखा
तो पीछे विजय खड़ा हुआ था। दरअसल विजय सुबह ही छुट्टी लेकर निकल पड़ा था और उसने मधु को सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया था। सामने विजय को देखते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह भागकर उससे लिपट गई। सुहासिनी ने विजय से कहा, अब तू आ ही गया है तो देख ले अपनी बीवी की हरकतें। विजय ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, दीदी, बीवी की हरकतें तो मैं जानता हूँ और अभी अभी मैं आपकी बातें भी सुन ली हैं। आप इसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी यह मुझे सब पता था। मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ और उतना ही सम्मान भी देता हूँ, लेकिन आपने उस ओहदे की कदर नहीं की। मैं मधु को लेकर जा रहा हूँ। तभी मधु ने विजय से कहा, रुकिए, मुझे दीदी से एक काम है। दीदी, मेरे वो जेवर तो दे दीजिए जो आपने अपने पास रखी हैं। यह सुनकर सुहासिनी मधु को गुस्से से देखने लगी तो मधु ने कहा, आप क्या सोचती थी कि मैं गहने भूल जाऊंगी? सुहासिनी ने तुरंत कहा कि इतने दिन से तुमको मुफ्त में खिला रही थी, उसका यही एहसान है क्या? अरे कुछ तो शर्म करो। विजय, मम्मी पापा के बाद मैंने ही तुम्हें रखा। मैं नहीं होती तो तुम धर धर की ठोकरें खाते। तुम्हारे लिए मैंने कितना त्याग किया है तुम्हें क्या पता? विजय ने भी गुस्से में कहा, इसका बदला आप मुझे वसूल सकती थी, लेकिन मेरी पत्नी से नहीं। चुपचाप इसके जेवर वापस कर दीजिए। आपका एहसान मैं पैसों से उतार दूंगा। अब सुहासिनी के पास जेवर लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। विजय ने जेवर वापस लिए और पत्नी के साथ अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद विजय मधु को लेकर वहीं चला गया जहां वह नौकरी करता था। मधु ने स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली और अब दोनों की जिंदगी खुशी खुशी चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।